ध्वनि क्या होती है। वर्णमाला में ही आपका ध्वनि आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा, अक्षर आ जाएगा, शब्द आ जाएगा, ठीक, वाक्य आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ध्वनि क्या होती है। लिखिए, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कल्पना ही नहीं की जा सकती। अ आ ई क इत्यादि जब मनुष्य की वाक्य इंद्रियों द्वारा, ऐसे लिखना है, दोनों में क्या अंतर है? ऐसे इस वाक्य में इस वाक्य में क्या अंतर है? बैठिए, अब बैठिए। एक वाक्य में होता है ऊपर वाला बोलना, हाँ, और ये वाक्य सही है। हाँ, ठीक। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? वाक पढ़ेंगे, ठीक, वाक्य नहीं पढ़ेंगे, वाक पढ़ेंगे। तो हमने क्या लिखा है? मनुष्य के वाक इंद्रियों, मतलब कि जो भी हाँ वाक इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होते हैं, तब ये ध्वनि कहलाते हैं। ध्वनियाँ कहलाते हैं, ऐसे लिखिए, तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। मतलब समझा ना, जितने भी वर्ड हैं, अक्षर हैं, जिसको भी हम लोग जो कहते हैं, चाहे बावन या जितने होते हों, इनको जब हम वाक इंद्रियों के द्वारा, मतलब मुंह के द्वारा जब बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तब ये क्या है? हम इसको कहते हैं ध्वनि कहते हैं। इसका मतलब कि बिना ध्वनि के शब्दों की, वाक्यों की, वर्डों की कल्पना नहीं की जा सकती। और आगे लिखिए, इसके लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। अर्थात बोलने और सुनने में ध्वनि का प्रयोग होता है, और इसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसीलिए
ध्वनि के सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई को ध्वनि के सबसे छोटे या लघुत्तम इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक, देखिए ये सवाल आपको कई तरीके से पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि हिंदी की सबसे छोटी या सबसे लघुत्तम रूप क्या है। ठीक, ध्वनि का सबसे छोटा या सबसे लघुत्तम रूप क्या है, शब्दों का सबसे छोटा रूप क्या है, वर्णों का सबसे छोटा रूप क्या है, और मतलब वाक्यों का सबसे छोटा रूप क्या है। किसी भी तरीके से पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, वर्ड। क्लियर हो गया ना। ध्वनि और वर्ड में क्या अंतर है। जब हम वर्डों को या कह लीजिए कि जितने हमारे वर्ड हैं स्वर व्यंजन मिला के, तो जब हम उनको वाक इंद्रियों के द्वारा प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि। और उसके लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ड। और ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहेंगे, वर्ड। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को वर्ड, हिंदी की सबसे छोटी इकाई को वर्ड, अक्षर की सबसे छोटी इकाई को वर्ड। मतलब कि इसको दिमाग में आपको रखना है। जहाँ पे देखिए जब बात जब कहाँ कहाँ आपको कठिनाई आएगी वही हम आपको क्लियर करेंगे। अक्षर और वर्ड इसी में कंफ्यूजन पैदा करेगा वो। भाई हम लोग जानते हैं जो च है या प है वो एक अक्षर है, नॉर्मल हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, एक अक्षर है तो हम लोग यही सोचते हैं अच्छा इसका मतलब ये क्या है और ये च है, तो सबसे छोटा तो यही हुआ। इसका मतलब सबसे छोटा क्या होगा, अक्षर। ये जो हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम और उसको अंदर से जानेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, आप पढ़ लिए, तो हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा नहीं ये च भले एक है, लेकिन इस च में, ठीक है, यह है, तो इसका मतलब एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। तो च एक अक्षर है जो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ड। आगे लिखिए, हेडिंग लिखिए। हाँ, ठीक ठीक। अब हेडिंग डालिए, वर्ड का स्वरूप। वर्ड का स्वरूप। लिखिए, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड ना हो सके। जिसका और खंड ना हो सके। जैसे अ, ई, व, च इत्यादि। लिख लीजिए, फिर बता देंगे आपको कैसे क्या है। पानी शब्द की
बता रहे हैं उनका क्या करना है, इसीलिए तो हम पहले बोले ना, हमें लग रहा था कि तुम लोग बोलिए, अभी हम बता रहे क्या करना है। लिखिए क्या बोले अभी, पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी, पा और नी। और इन दो ध्वनियों के, इन दो ध्वनियों के चार वर्ड है, चार वर्ड है। ऐसे लिखिए बराबर से पम में, हाँ पा रहेगा ना, नहीं दिख रहा है, हाँ आके रखते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आके ठीक गलत हो गया, एक मिनट ठीक, पधना अम्लधन ई, हाँ लिख लीजिए। इसके बाद इन ध्वनियों के और खंड या और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और खंडन नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन मूल ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी नहीं कहते, वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जैसे पानी शब्द अगर हम लिखते हैं तो पानी एक शब्द है और इस शब्द में दो वर्ड है, इनको हम वर्ड भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वर्ड हम किसको कहेंगे, इनको कहेंगे। मतलब कि हिंदी में इसको वर्ड भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है, लेकिन इनको सिर्फ वर्ड ही कहा जाएगा। ठीक, तो इस पानी में दो वर्ड है या दो अक्षर कह सकते हैं, लेकिन इनमें इसको हम और खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार, इसके दो और इसके दो। अब ये बताइए, जैसे इसको तो हमने तोड़ दिया, पा को आप तोड़ दिए, खंड कर दिए, लेकिन क्या इसका और खंड हो सकता है, नहीं होगा। तो बस ऐसे आप जानिए कि वर्ड है सबसे लघुत्तम इकाई है जिसका हम और खंड नहीं कर सकते। तो अब बात आएगी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे कि अक्षर कहेंगे। भाई ये तो वर्ड है, ये क्लियर है, ये वर्ड है, ये क्लियर है। तो हिंदी में बातें ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, लिखित पूछ रहा है, तब तो आप इसी को लिखेंगे, वर्ड यही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूछ दिया कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक, तो कर दे दिया, और आपको ये लगेगा कि आधा का तो है नहीं, आपको ये लगेगा कि आधा का तो है नहीं, तो ये सही होगा गलत होगा, सही होगा ना। इसका मतलब कि
इस क को भी हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। और अगर वहाँ अक्षर दिए, हालांकि इतना घुमाएगा नहीं, इतना उलझाएगा नहीं, बस आप ये जानते हो कि आप कंफ्यूज मत होना कि सर तो बताए थे वर्ड ही की ओर होता है, ये कहाँ से आ गया। ये कंडीशन की बात है। अगर ये दोनों रहेगा तो वर्ड ये है, ठीक। और अगर ये नहीं है तो ये भी वर्ड है। और ये अक्षर तो क्लियर है, देखिए इसका अक्षर होना क्लियर है और इसका वर्ड होना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस अक्षर का वर्ड भी हो सकता है, कब, जब कंडीशन पे कि अगर वहां पे क दे दिया, प दे दिया और पूछ दिया कि इसमें कौन वर्ड है, तो आप सोचेंगे सर हलत लगा नहीं है तो वर्ड तो है ही नहीं है, ये अक्षर है। लेकिन उस कंडीशन में ये भी वर्ड का काम करेगा, मतलब कि इसको हम वर्ड और अक्षर दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, सिर्फ वर्ड कहेंगे। ये क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। ये देखिए 2-3 चीजें यहाँ से हैं और एकदम ये क्लियर होना चाहिए। और ये घुमा के जब पूछता है, कभी आप कुछ तरह उलझा देगा, अच्छा देखिए इनको ये वाला पता है कि नहीं, यही केवल पता है। तो ये वर्ड और अक्षर दोनों है और ये क्या है, सिर्फ वर्ड है। आगे लिखिए। संक्षेप में वर्ड वह छोटी सी छोटी ध्वनि है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसीलिए वर्ड ध्वनि या भाषा की, वर्ड ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ड हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक। अब देखिए इसी में आपको वर्णमाला की परिभाषा भी मिल गई, वर्णों की संख्या भी मिल गई, वर्ड क्या होता है ये भी मिल गया, ध्वनि क्या होता है ये भी मिल गया और अक्षर क्या होता है ये भी मिल गया। इतने में ही लगभग 6-7 सवाल जो कि लगभग आपको जानना चाहिए वो आपको मिल गया। देखिए अब अगर मान लीजिए कि वर्णमाला की परिभाषा पूछता है, ठीक, तो वर्णमाला की परिभाषा में आप क्या बताएंगे, वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की हिंदी में मूलतः वर्णमालों की संख्या 52 है, ठीक, और यह भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये तो आपको एक लाइन की परिभाषा हो गई, 1 नंबर की। 2 लाइन में पूछता है तो उदाहरण दे दीजिए कि सबसे छोटी इकाई होती है जैसे, ठीक, 4-5 लिख करके उसको ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए, 2 नंबर काम हो गया। ठीक, आगे लिखिए। स्वर,
लिखिए स्वर कितने हैं? आ, ओ, और क्या है? वी, ए, है, ओ, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यही थोड़ा सा आपको एक चीज और हम बता देते हैं। अब कितना हो गया? 13 हो गया ना। अब देखिए जो डाउट होता है 13 और 11 का मामला, यहाँ तक तो 11 स्वर हिंदी के बिल्कुल क्लियर है। ये जो दोनों बात इसकी आती है, अंक और अहा स्वर में पढ़ते हैं ना, तो इसे कहा जाता है अयोगवा। इसकी कंडीशन बड़ी खतरनाक है, ना इधर का ना उधर का, सब तरह। इसकी जो परिभाषा है, अयोगवा वह वर्ड या अक्षर होता है जो ना स्वर होता है ना व्यंजन होता है, लेकिन इनकी गणना दोनों में की जाती है। अब सोचो, अगर हम लोग को किसी गांव की जनसंख्या को अगर गिनना हो और उस गांव का 2-4 घर इस गांव में आता हो और उसमें भी उसी कंडीशन हो, इसमें भी, कैसे हम लोग सही करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बहुत जाना नहीं है, चूंकि ये 11 मूल स्वर हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवा। कंडीशन कभी कभार ऐसी आती है कि मान लीजिए कि आपको, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कभी कोई पूछा है इस तरीके से, आपके कोर्स में नहीं पूछा है लेकिन और परीक्षाओं में कि पूछा है कि इसमें कौन सा स्वर है, तो यही दे दिया या यही दे दिया। अगर स्वर आपसे पूछा जाए तो ये 11 ना रहे, तो ये दोनों रहेगा तो आप स्वर मानेंगे इसको ना, स्वर तो है ही। तो अब ये आपको दिमाग में रखना है कि स्वर तो मुख्य रूप से ये हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर स्वर पूछता है, अगर ये इनमें से कोई नहीं है यही है, तो हम इसको स्वर मानेंगे। अयोगवा तो क्लियर है, अयोगवा की परिभाषा होती है कि ना स्वर है ना व्यंजन है, इनकी गणना दोनों लिखिए, बस सबसे स्पष्ट परिभाषा है ये। लेकिन कंडीशन कब आती है कि जब कभी बात आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 ऑप्शन ना हो, 13 तो आप लगाएंगे। कौन सा वर्ड स्वर है और ये 11 ना हो, तो इसको तो आप स्वर मानेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। मूल स्वर ये है, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं? स्वर भी गिनते हैं। अब इसी में, इस स्वर में अगर हम लोग देखें कि लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और एक स्वर नया इस स्वर ट्रेंड में आ रहा है, संयुक्त स्वर। ठीक, तो अभी तक तो हम लोग लघु और दीर्घ जानते थे, अभी संयुक्त में क्या किया जाएगा? तो अभी हम सब डिवाइड करके लिखवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। लिखिए पहले स्वर निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेडिंग डालिए, एक मिनट ऐसे लिख लीजिए। पहले परिभाषा लिखिए, ये तुम लिख दिए 11। अब लिखिए नीचे से, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना बाधा के
किया जाता है, बिना बाधा के किया जाता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। इसीलिए ये स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में केवल कंठ और तालु का प्रयोग होता है। जीभ और ओठ का नहीं, जीभ और ओठ का नहीं। लेकिन ऊ और ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में होठों का प्रयोग थोड़ा किया जाता है। ठीक, मतलब कि जो ये 52 वर्ड होते हैं, इनके निकलने के स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, है ना, अभी लिखा जाएगा आगे। तो जितने स्वर हैं इनका प्रयोग सिर्फ कंठ और तालु से होता है। इन स्वरों के प्रयोग में लगभग किसी का, लेकिन जो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, इनमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ओठों का प्रयोग किया जाता है। भाई आप बोल के देख लो, जैसे अभी हम लोग जब ओष्ठ में लिखेंगे जो प फ ब भ है, आप प बोलो, अगर आप चाहो कि आधा ओठ मतलब खोल के पा बोलने तो नहीं आप बोल पाएंगे। क्लियर प बोलने के लिए आपको पूरा ओठ मतलब पूरे ओठ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब ऊ की बात कर रहे हैं तो ऊ काम भर का हो जा रहा है। तो आपको इसमें देखना है कि जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है, बिना बाधा के, बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, और इसको बोलने के लिए सिर्फ कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना तो आप जानेंगे। और अगर इसको लिख देंगे कि नहीं ऊ में थोड़ा सा ओठ का प्रयोग होता है तो और अच्छा हो जाएगा। और ये हो गया, आगे लिखिए इसमें। हिंदी में वर्णों की संख्या 11 है। जो निम्नलिखित है: ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, इसमें लिख लीजिए आ, ई, ऊ, री, और इसमें और आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा आ, ई, ई।
इसमें आ जाएगा ए आई ओ औ। लिखिए, इसको भी आपको क्लियर बता दें। हो गया। अब देखो, आपको ये याद रखना है, ठीक, कि हरस स्वर कौन कौन से हैं, कितने हैं, 4 हैं। और ये जो संयुक्त की हमने बात किया, अगर ये नाम होता, ये चारों भी किसमें आ जाते, दीर्घ में आ जाते। मतलब कि अगर हम दीर्घ की बात करें तो इसमें ए आई ओ और औ। जब स्वर 2 प्रकार का होता है, हरस और दीर्घ, तो हरस में तो क्लियर, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है। दीर्घ में क्या मामला है, दीर्घ में इतने आएंगे, लेकिन जब संयुक्त स्वर की बात आएगी तो ये जो चारों होते हैं ये यहाँ से आएंगे, बस इतना ही करना। लेकिन ये तो हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, आप 2 ही जाना, हरस और दीर्घ। लेकिन कभी मान लीजिए पूछता है, कभी कभी जैसे नहीं, 4 जो व्यंजन है, जो संयुक्त 4 व्यंजन है, पूछता है ना कि ये व्यंजन कौन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो अलग ही बात है। हो सकता है पूछ दे कि कौन सा संयुक्त स्वर है, तो पता लगे हम आपको 2 ही पढ़ाए हैं, हरस और दीर्घ, तो आप कहेंगे तो पता ही नहीं है, तो आप जानते नहीं। हालांकि ये भी दीर्घ में ही आएगा, लेकिन अगर डिवाइड करता है, अलग से पूछता है, तो ये चारों संयुक्त स्वर में आएंगे। आगे लिखिए। अब हेडिंग डालिए, नंबर 1 हरस स्वर, हेडिंग डालिए। वे स्वर हरस स्वर कहलाते हैं, हरस स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। ये एकमात्रिक स्वर होते हैं, ये एकमात्रिक स्वर होते हैं। जैसे ऊपर के चारों लिखेंगे, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। हो गया। दूसरा नंबर दीर्घ स्वर, लिखिए। किसी मूल या हरस स्वर के, किसी मूल या हरस स्वर के स्वर के नहीं, स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से, उसी स्वर के साथ
मिलाने से जो स्वर बनता है, जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है। यही परिभाषा संयुक्त स्वर के लिए भी होती है। इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। एक तो होता है ना कि फ्लुत स्वर, एक मात्रिक हो गया, दो मात्रिक हो गया, ठीक। फ्लुत स्वर देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता हो या लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसके लिए नहीं, इस ऐसे देखो, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह है गिनती का 3 है। इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसमें कौन, इसको ज्यादा समय तभी तो त्रिमात्रिक है ना, और इसमें कम दो मात्रिक होगा ये, ठीक, और ये 3 मात्रिक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको ओम बोल के चुप हो जा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा। जब पंडित जी लोग पूजा वूजा कराते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा ओम बोलते हैं काफ़ी देर तक, क्योंकि उनको टाइम निकालना रहता है कि 1 घंटे की पूजा को 2 घंटा बढ़ाना रहता है। और अगर जल्दी से पूजा निपट जाएगा तो बीच बीच में चढ़ाया जाता है ना कि काली माता को रखो, ब्रह्म बाबा को रखो, डी बाबा को रखाते हैं ना, जो कथा होती है। अगर 1 घंटा कराएंगे तो 3 बाबा को रखवा के फिर हो जाएंगे आप, तो 2 घंटा खींचते हैं। उसी में घुमा फिरा के 5-6 नाम और बढ़ा देंगे तो आपसे कहेंगे आप रखते जाइए आप, तो 20 रुपया 50 रुपया जिससे जो रखना रहता है, तो उसमें आप ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं पंडित जी लोग, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ताकि इसमें और टाइम लगे। आज मैं अपने आ रहा था 4 व्हीलर से, तो एक आदमी जो उन्होंने हाथ दिया तो कहा भैया हवा चल रहे हैं, उनके हाथ, तो हम भी चलेंगे। तो उसके बाद कुछ दूर बैठा शांति से, फिर हम चला रहे, पीछे बैठा था, कह रहा भैया कितना भी हमारा देश आगे चला गया लेकिन बिना नहीं ऐसे होगा,
नहीं, कहा कि भैया ये एरिया यहाँ पे है मछली साहब के पास, तो उसको कुबराही कहा जाता है, आप जानते हैं? कहाँ जानते हैं? तो कहा अभी भी लोग वहाँ जाते हैं, हमको अभी यार तो नहीं पता है। लेकिन ये था कि वहाँ जैसे कुत्ता उत्ता जब किसी काट लेता था तो वहाँ एक पीपल का पेड़ है, हम लोग जब छोटे थे तब जानते थे, अब तो पता नहीं क्या है। तो उसको लोग जाके वहाँ 7 फेरा लगाते थे। तो ये माना तब इतना इंजेक्शन नहीं था ना कि कुत्ता काट लिया तो तुरंत इंजेक्शन लगा लो, खीला धसिया तो टिटनेस हो जाएगा। पहले थोड़ी था, आप से 15 साल 20 साल पहले सब वो सरसों का तेल गर्म करके लगा के कपड़ा वपड़ा बांध के सारा टिटनेस खत्म हो जाता था ना। अभी अगर जंग लगा हुआ, अगर लोहे से आपको थोड़ा सा भी घाव लग जाए तो आपसे ज़्यादा घर वाले परेशान हो जाएंगे कहीं टिटनेस ना हो जाए। तो सेम कंडीशन कुत्ते की भी थी। उस समय जब कुत्ता काटता था तो उसकी झाड़ फूक होती थी, दवा वो नहीं था, ये रेबीज की दवा है तो बहुत बाद में आई है। तो वहाँ था, हमने सुने थे, तो हमने एक लाइन बोला कि हाँ सुना तो भैया, लेकिन पता नहीं, क्लियर नहीं है। कब ये हमारा देश कितना भी आगे चला जाए लेकिन बिना भूत प्रेत के कोई काम संभव है। अगर भगवान है तो भूत जरूर है, ऐसे बोला। खूब और बोलता रहा तो टुड्डू रहा हमके यार ना तो भगवान है ना तो भूत है। कार्य भैया गरीब बात आप कर रहे हैं। तो लगा 25 देवी देवता का नाम बताने, भूत प्रेत का नाम बताने की खूब बताया। तो वही हम सोचने लगे कि अब अगर आप देखिए होता क्या है कि जब जिसके दिमाग में वही चीज़ भरा हुआ है, ठीक, तो आप एक बार में कह के किसी दिमाग से कोई चीज़ नहीं निकालेंगे। तो उसके बाद कहा कि दक्षिण भारत में बहुत भूत प्रेत चलता भैया, वहाँ डॉक्टर ज़्यादा और ओझा बैठते हैं। मतलब वो फिर हम जान गए कि इसका मेंटल लेवल गाँव का है, ये पूजा पाठ में लोग अच्छा ध्यान देता है। तो हाँ हाँ करते करते आए कुछ दूर, तो कहा भैया आपका नाम क्या है? तो बताया, पूरा नाम नहीं बताया, जान कुछ नहीं बताया। और वो वही जानने के लिए पूछा था, ऐसा नहीं होता है। तो कहा कि आप ठाकुर को लग रहे हैं ना? हमको नहीं, हम यादव हैं। हंसा जो कहा हम भी यादव हैं, हम कहेंगे। तो उसके बाद जो है उसको हमने कहा एक लाइन में कि आप करते क्या है? तो कहा इंटर कॉलेज में टीचर है। तो मैं वही सोचने लगा, देखो मतलब कोई वैसी बात, मैं ये सोचने लगा कि इस व्यक्ति के मन में अगर इतनी बातें हैं तो ये जिन बच्चों को पढ़ाता होगा, चाहे और जितनी भी बातें वो बात करते हुए आया, सब धार्मिक और भूत प्रेत के, जो कि मेरे लिए सब बेकार है। मतलब हमारे मतलब की चीज़ है ही नहीं है, ना मैं जानता हूँ, ना मैं मानता हूँ, ना मैं देखता हूँ। लेकिन वो वही मैं सोचा कि अगर इंटर, अब पता नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ शब्द ऐसा बोल रहा था जैसे मास्टरों वाला शब्द होता था, ठीक, तो मास्टर था। तो हमें वही लगा कि बताओ कि ये मतलब जिन बच्चों को ये शिक्षा दे रहा होगा तो उन बच्चे क्या सीख के आएंगे? भाई ये बताइए, आप यहाँ पे जो कुछ हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास है ना कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा रहे हैं? अगर वही बात अभी हम बताएं तो आप जाहिर सी बात विश्वास करेंगे, एक बात नहीं मानेंगे, 2 बात नहीं मानेंगे। अगर हम दिन भर 4 बातें आपको बताएं तो आप मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो सेम बातें वही हैं। और इतने अच्छे शब्दों में बता रहा था, पहले तो हम उसको बोले कि भैया ये कुछ नहीं, कोई भूत प्रेत ना होता ना भगवान, कुछ नहीं है। हम कहीं इतना बोल देंगे हो सकता है चुप हो जाए, लेकिन कहा नहीं, 25 तो हमको देवी देवता का नाम बताया और जो है कम भूतों प्रेतों को नाम बताया। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तब जब नाम पूछा तो फिर बड़ा जोर से हंसा, कहा हम भी याद हो जाए। तो कुल मिला के ये जो हमने आपको बताया कि ये उनमें ये होता है कि अगर अभी आप देखेंगे कि पहले शादी विवाह पूरी रात होती थी। पहले शादी विवाह द्वार 4 लगता था, नाश्ता खाना होने के बाद 10 बजे विवाह बैठ जाता था ना। पहले आज के 10-15 से 20 साल पहले जब जयमाल नहीं था, कम था, पूरी रात शादी होती थी। पता नहीं कि कौन सी वो शादी होती थी। आज 1 से 2 बजे तक जयमाल होता है, अब विवाह बैठता है 4 बजे खत्म हो जाता है, होता है ना लगभग, और शॉर्टकट में भी हो जाता है। हो गया 1 से 2 घंटे में हो जाता था, हो जाता है। अब आप सोचो, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उस समय विवाह में 8 घंटा क्यों लगता था और अब 2 घंटा क्यों लगता है? विवाह तब भी होता था, विवाह अब भी होता था, मंत्रोच्चारण तब भी होता था, मंत्रोच्चारण अब भी हो रहा है। इसका मतलब उस समय जो शादी विवाह हम लोग का हुआ है, मतलब हम लोग का नहीं, हम लोग के पहले तो 8 घंटा हम लोग जैसे बैठा है, इसका मतलब 2 घंटे में काम हो सकता है। तो कुल मिला करके
और सही बता रहे हैं, आज आप देखिए कि इस समय जो शादियाँ हो रही, खासकर अब तो पहले क्या था, अब जब से गेस्ट हाउस का प्रचलन आ गया है तब से 1 से 2 बजे तक जमा होता है, मुझे लगता है, क्योंकि वो एक नया फैशन आ गया कि दुल्हन जो है बिना ब्यूटी पार्लर गए वापस आएगी। पहले ये काम घर में हो जाता था ना, दोपहर से सजाने वाली आती थी, वो सजा के बैठा देती थी मूर्ति वगैरह 7 या 8 बजे से। अब क्या है तो अब ब्यूटी पार्लर आप जाएंगे तो ब्यूटी पार्लर वाली 10 टीका लेके बैठी है, तो उस हिसाब से काम करेगी। तो बारात आ गई, द्वार चल लग गया, लड़की कहाँ है, अभी ब्यूटी पार्लर तैयार हो रही है। आधा से ज़्यादा बाराती खा पी के चले जाते हैं, तब ब्यूटी पार्लर से गाड़ी आती है जयमाल पे। कब तक होता है? 2 से 2.5 बजे तक, और 2 घंटे में विवाह होकर सारा काम खत्म हो जाता है। तो चीज़ें वही है, मामला जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग राष्ट्रगान जब गाते हैं तो 52 सेकंड का होता है। ऐसा संक्षिप्त रूप कितने का होता है? 20 सेकंड। याद रखना, ये सवाल पूछा है 2 बार कि राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड और शार्ट कट में या संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड। सेम कंडीशन वही है। ये लॉन्ग टाइम वाला विवाह था। अगर इसी पंडित को आप लालच दे दो तो भैया तुम्हारा जो हिस्सा है, चाहे 8 घंटा विवाह कराओगे चाहे 1 घंटा विवाह कराओगे, आपका 2000 है तो 2000 में दूंगा। उतना अगर पौना घंटा विवाह करा खत्म करा तो बताना भाई। आप सोचो, मतलब खुद आप सोचिए ना, ये इसमें कोई बात नहीं है कि पहले ये यही काम 8 घंटा 9 घंटा होता था, आज 2 घंटा हो रहा है। तो रीजन क्या है, कारण क्या है कि अब जैसे अभी कोई पंखा आपको बिगड़ गया है, अब अगर किसी मिस्त्री को आप बुलाएं थोड़ा इधर उधर कर देगा तो कहेगा 100 रुपया, तो आप कहेंगे अरे क्या किए हो, अभी तो आप आए कुछ किए नहीं, 2 टन ढीला किए टाइट किए, 100 रुपया हो गया। अब वो क्या करेगा, उसी में एक बार खोलेगा, बनाएगा, खाट खुट करेगा, 1.5 घंटा जब करेगा, काम वही है, समस्या वही है, कहेगा 200, तो आप कहेंगे अच्छा बहुत मेहनत किया है, 1 घंटा से बेचारा लगा है इसी में, तो हम लोग क्या करते हैं 200 दे देते हैं ना। लेकिन अभी वही काम अगर आप 2 मिनट में कर ले तो आप कहेंगे अरे कितना कुछ लगा कुछ नहीं आपका, 20 रुपया तो होगा। यही बातें हैं, लंबा टाइम खींचते हैं लोग। हमसे जितने पंडित लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं। हमारे ग्रुप में हम बहुत खुला बात करते हैं और सबका विरोध करते हैं कि जैसे इनका जब ठीका हो जाएगा तो आप आइए, बस जो मेन जैसे हमने कहा ना कि राष्ट्रगान का संक्षेप जो रूप है, संक्षेप में विवाह करा देंगे आधा घंटा में। एक शादी में अटेंड किया था, लड़की वाले दिल्ली से आए, लड़के वाले कलकत्ता से, ऐसे मतलब जो भी लड़के था, और सेम एक ही स्टेज पे पहले वो मटमंगरा वाला काम हुआ, फिर वहीं हल्दी हुआ, वहीं वो मेहंदी हुआ, वहीं विवाह हुआ, वहीं सब होकर के 1 से 1.5 बजे तक विवाह हुआ, सब खत्म हो गया। दूल्हा दुल्हन जहाँ से आए तो वहाँ चले गए और खाना पीना खा के सब अपने घर चले गए। मतलब सोचो कि जो प्रोग्राम 1 हफ्ता का होता था वो क्या हुआ, मतलब एक ही स्टेज पे जो विवाह का टाइम होता है उससे कम टाइम पे 1 हफ्ते का प्रोग्राम निपट गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी तो ये हल्दी मेहंदी वाला पता नहीं कहाँ से नया आ गया, ये जैसे मिनी शादी हो गया। शादी के पहले भी कहीं कहीं हल्दी का प्रोग्राम बहुत बड़ा किया जाता है भाई, जिसकी जैसे व्यवस्था रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने जो बताया ना कि ये लोग करते क्या है, टाइम ज़्यादा खींचते हैं। अब इतना उदाहरण बहुत है समझने के लिए, और ना दुल्हन को परेशानी हो ना दूल्हे को परेशानी हो, इसलिए साल का वाला विवाह सबसे बढ़िया है। पंडित जी जो मेन मंत्र है, उस मंत्र का खला कोई मतलब तो है नहीं। कितने लोग अभी करवा चौथ था परसों ऐसे लोग की पूजा हुई जिनसे मतलब कि लोग अपने मतलब लगता था कि इनका पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, वो भी खूब बढ़िया पूजा करके फेसबुक पे व्हाट्सएप फोटो लगाए हैं। ऐसी ही पूजा हुई है। तो ऐसी पूजा मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो मंत्र है उन मंत्रों का साथ कसमें खिलाई जाती हैं, किसी को नहीं याद होगा, उन कसमों का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है कि किसी तरीके से काम चलाऊ वाला जो विवाह होता है, जो मेन मंत्र है आप करिए और 2 घंटे में समाप्त कर दीजिए। 8 घंटा अगर बैठना हो इस समय तो हमको लगता है कि नींद आने लगेगी। ठीक, चलिए आप बोलते इसको हो गया। ये देखिए प्लुस स्वर हुआ होता है जिसको बोलने में लिखना नहीं है, इन स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, या लिख सकते हैं कि कितना समय लगता है। यह त्रिमात्रिक स्वर होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं है।
इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग हिंदी का 3 लिखते हैं, जैसे बस। आगे लिखिए अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मतलब केवल अनुनासिक लिखिए, ठीक। अनुनासिक और लिखिए इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। ऐसे स्वरों का उच्चारण ऐसे स्वरों का उच्चारण मुख और नाक और नाक दोनों से किया जाता है। क्या लिखे? मुख और नाक दोनों से किया जाता है। अच्छा ये क्या होता है? मुख और मुंह में क्या होता है? बताओ स्वाति, आ रहा कोई दिमाग नहीं आ रहा? तद्भव और तत्सम सब जानते हैं? तत्सम वह शब्द है जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और वो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर के बदल करके जब हिंदी में आ गए जो शब्द, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहे हैं वह हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक। हम लोग जैसे इस समय लगभग हम लोग जो पढ़े लिखे लोग जितने हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह तद्भव होता है। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं काम करना, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? काज। कार्य तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक। मुख और मुंह हम लोग पहले बोलते थे। मुंह क्या है? तत्सम शब्द है और मुख क्या है? तद्भव है। हम लोग बोलते हैं दिवाली, और बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? ये अपनी मम्मी वाली भाषा बोल रही, तो अपनी भाषा बताओ। हम लोग दीपावली बोलते हैं। हम आप लोग की मम्मी हम लोग वो लोग बोलती हैं दिवाली आ गया, अमावस आ गया ना, ये जो उस समय लोग बोलते थे वो तत्सम शब्द। देखिए हम क्यों बताना चाह रहे हैं आपको, कभी जब ये क्लियर ना हो पता नहीं कौन सा तत्व होगा, तत्सम क्या होगा, तो एक फंडा ये भी होता है कि आप तुरंत ही देखो जो हम लोग मतलब प्रयोग इस समय कर रहे हैं वो लगभग तत्व होता है, लगभग मतलब 99%। और आप देखिए हमको लगभग 100% जिन शब्दों पे चंद्र बिंदु लगा होता है वह हमेशा तत्व होता है। अब हो सकता है एक आध को अलग की बात है, लेकिन 99.9% रहता है कि चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या रहेंगे? तद्भव रहेंगे। तो ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। इसीलिए कभी कभी चीज़ें आती हैं कि हम लोग जिनका प्रयोग आज है संस्कृत के शब्दों को परिनिश्चित करके, परिवर्तित करके, शुद्ध करके जिन भाषा का या जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो तद्भव होता है, और जो हूबहू संस्कृत जैसे ही हम लोग बात करते हैं वह तत्सम होता है। क्या लिखते हैं इसमें? मुख और नाक, हाँ,
जैसे गांव, दांत, मुंह, आंगन, सांचा इत्यादि। निरनुनासिक, निरनुनासिक। इस सांचा क्या होता है? अभी उदाहरण में लिखिए आप, सांचा का मतलब क्या होता है? क्या बताओ, सांचा क्या होता है भाई? सांचा तो कोई जरूरी थोड़ी ईंटा का ही बताओ। बट्टा उट्टा तुम्हारा चलता है क्या? तो केवल यही जानती हूँ ईंटा में सांचा लगता है। सांचा का मतलब होता है किसी भी चीज का आकार देना, ठीक है? अब चाहे वह सांचा का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे मकान का हो, कुछ भी हो, किसी का आकार देना, ठीक? और लिखिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों को निरनुनासिक कहते हैं। स्वरों को नहीं, स्वर वर्णों को। क्या लिखिए, थोड़ा सा बताइए जरा। स्वरों नहीं, स्वर वर्णों, मतलब उसमें सब आ जाए। स्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आया गया इत्यादि। अगला अनुस्वर। देखिए, अनुस्वर में केवल नाक का प्रयोग किया जाता है, केवल नाक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंगूर, अंगद, अंगूर, अंगद, कंकड़, कंकड़ इत्यादि। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह ऊपर एक बिंदी होता है। हो गया? देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लो कि
यहाँ पे कहाँ दिक्कत आपको आएगी, ये पूछता है। ऐसे तो मान लो अगर पूछ दिया तो ठीक है, कभी भी पूछता है कि अनुनासिक में किसका किसका प्रयोग होता है, ठीक, अनुस्वर में किसका होगा, निरानुनासिक में किसका होगा। तो अनुनासिक में किसका होता है, मुंह और नाक दोनों का होता है। निर्नुनासिक में क्या होता है, सिर्फ मुंह का होता है। और अनुस्वर में क्या होता है, केवल नाक का होता है। इसका जो चंद्र चिन्ह है अनुनासिक का चंद्रबिंदु है, और इसका क्या है, अनुस्वर का ये है। बाकी निरानुनासिक का कुछ नहीं, बस मुंह समझ के सीधा सीधा बोलते हैं, आया गया इधर उधर। इसमें हम लोग किसी भी नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह का ही प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल जिसको हम लोग शुद्ध शब्द बोलते हैं वह आप किस में आ जाएगा, निरानुनासिक में आ जाएगा। जिसको थोड़ा सा हम लोग नाक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो अनुस्वर आ जाएगा, और जिसमें मुंह और नाक दोनों का बराबर प्रयोग होता है वो हो जाएगा अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग लिखिए। इसका चिन्ह ऐसे करके बना लीजिए। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। और इसका प्रयोग एवं व्यवहार, इसका प्रयोग एवं व्यवहार संस्कृत में ज्यादा होता है। हिंदी में इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग अधिकतम होता है। जैसे अतः, स्वतः, मन कामना, पयः पान, पयः पान इत्यादि। सब अर्थ मालूम होगा सबको। एक हम लोग लिखते हैं मनोकामना, ये क्या होता है और ये क्या होता है? क्यों? तब दोनों अलग अलग क्यों लिखा गया है? ये शुद्ध शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध शुद्ध जो हम लोग आएंगे, मनोकामना गलत है, ठीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी मनोकामना ये, हमारी मनोकामना ये, आप ये हो जाए, ठीक। हमारी मनोकामना है कि कोई भ्रष्ट हो जाए, बोला जाता है ना, तो मनोकामना नहीं होता है, मन शुद्ध शुद्ध में लिखाया, अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा। तो ये
मनोकामना नहीं होता है, ये पूछता भी है कि इसमें शुद्ध क्या है। तो ये जो मन है कामना होता है, ठीक। क्योंकि शुद्ध भी है, संस्कृत का भी शब्द जो भी कह लीजिए, लेकिन बात अगर हिंदी की आती है कि हिंदी में जिस चीज़ को हम लोग मनोकामना कहते हैं उसी को मन कामना कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब शुद्ध की बात आएगी तो ये शुद्ध है, ठीक। ये क्या होता है? पाया मतलब पान, मतलब पान क्या होता है? खाया जाता है ना। पाया मतलब क्या होता है? पानी, जल हो गया, तो उसको क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं खाना पीना, उसी को कहा जाता है पयःपान। मतलब ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक। तो इसका मतलब होता है खाना पीना या जलपान, नाश्ता, कुछ भी आप कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है पयःपान। और अतः होता है, ये तो मालूम ही है। तो ये आपका विसर्ग हो गया। अब आप देखेंगे कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा एक अयोगवाद ना, और वो दोनों चिन्ह हमें आपके यहाँ दिख रहे हैं। एक कहाँ पर है? अनुस्वर में है, और एक कहाँ पर? विसर्ग में है। ऊपर हमने बताया था ना। तो ये क्या हो जाएगा? अयोगवाद। तो आप थोड़ा से ऐसे लिखिए, मैं बता रहा हूँ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो का निशान बना करके। पैराग्राफ चेंज बना के लिखिए, एरो का निशान बना के लिखिए। अनुस्वर और विसर्ग नहीं तो हेडिंग डलवा दीजिए आपको अयोगवाद, ठीक है। दोनों एक चीज़ें आप वहीं पे हेडिंग डाल दो, अयोगवाद। उससे क्लियर रहेगा, थोड़ा मोटा मोटी रहेगा। अयोगवाद। लिखिए अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, लेकिन इनकी गणना दोनों में की जाती है। क्या हुआ सेंटेंस? मतलब ना स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन इनकी गणना दोनों में की जाती है। इसीलिए हिंदी में इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न रहने पर भी साथ होना। योग न होने पर भी साथ रहना। अब देखो ये इसका क्या मतलब हो गया। देखिए यहाँ पर आपको अयोगवाह का अर्थ भी मिल गया कि जिसका योग न रहने पर भी साथ होना, मतलब कि गणना में तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन वो हमारा है। स्वर भी कहेगा कि वो हमारा है, व्यंजन भी कहेगा वो हमारा है, और उसकी गणना किसी में नहीं हो रही है। यही हुआ ना कि साथ है, मतलब योग न रहने पे भी साथ रहना, मतलब कि टोटल में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो हमारा है, हमारे साथ है। तो ये आपका
इतनी चीज़ें हो गई। और अगली जो हम लोग की टॉपिक रहेगी देवदेवी। ये तो आपको ये जो भी चीज़ हमने आपको इसको लिखवा दिया अलग से, इसको हमको लास्ट में लिखवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये आपका पूरा का पूरा स्वर हो गया। मुझे लगता है कि इतने आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है इसमें से कम 12 से 15 सवाल बनते हैं। मतलब घुमा फिरा के जरूर, मतलब ये नहीं हम कह रहे 15 आपसे पूछेंगे ही, लेकिन यहाँ से 12-15 सवाल बनता है। हो सकता है 2 पूछ ले, 4 पूछ ले, 3 पूछ ले, पूछेगा जरूर आपको। स्वरों की संख्या से पूछेगा, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, जो भी स्वर है। और ये आपका अयोगवार, जो इतने चीज़ों से आपसे सवाल यहाँ पर बनेंगे। और अगली टॉपिक हम लोग की रहेगी हिंदी के, जल्दी डाल दीजिए, हिंदी के व्यंजन वर्ण।